काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन के लिए 4 जून से 8 अगस्त तक ग्राम सभा से लोकसभा तक चल रहे अभियान के अंतर्गत 9 अगस्त को 6,38,365 ग्राम पंचायतों और 2,32,000 ग्राम सभा से हस्ताक्षर किए हुए समर्थन पत्र प्रधानमंत्री जी को सौंपे जाएंगे। मांगे नहीं मानी जाने पर 9 अगस्त से ही शुरू होगा आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो की भांति। इस बार मैं तो अपने जीवन की अंतिम आहुति देने के लिए आ रहा हूं। आप भी अपनी ग्राम पंचायत व ग्राम सभा से इस आंदोलन को समर्थन के लिए हमें संपर्क करें। काला धन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़ने एवं समर्थन करने के लिए 022-330-81122 पर मिस कॉल करें। 9 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले ऐतिहासिक व निर्णायक आंदोलन के लिए राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में भागीदारी के लिए देशवासियों से आह्वान कर रहे हैं। प्रांतीय बैठकों की इस श्रृंखला में जब युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी महाराज राजस्थान प्रांत की कार्यकर्ता बैठक में कार्यकर्ताओं को अपना आशीर्वचन व मार्गदर्शन देने जयपुर पहुंचे, तो पतंजलि योगपीठ समिति राजस्थान व गुजरात के केंद्रीय प्रभारी श्री बलवंत शास्त्री जी व अन्य कार्यकर्ताओं ने पूज्य स्वामी जी महाराज को राजस्थानी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया एवं साईं बाबा मंदिर के पूज्य महंत श्री साई राम जी अय्यर जी ने भी स्वामी जी का स्वागत सत्कार किया व अन्य लोगों ने शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर अपने आदर को प्रकट किया। बैठक में श्री बलवंत शास्त्री जी ने भी अपने विचार रखे। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज, उपस्थित भाई और बहनों, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि पूरे देश में एक कायाकल्प करने के उद्देश्य से जो आंदोलन चलाया जा रहा है परम पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में, उसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करने हेतु परम पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे हैं। मैं अपने राजस्थान प्रांत के 3 लाख से भी अधिक योग शिक्षक, भारत स्वाभिमान के सदस्यों, तमाम संगठन की ओर से और 6.5 करोड़ राजस्थान की जनता की ओर से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में इस राजस्थान की पावन भूमि जयपुर नगरी में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान की भूमि पर जो योग के दीप जल रहे हैं, जो भारत स्वाभिमान के दीप जल रहे हैं, जो भारत स्वाभिमान द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के दीप जल रहे हैं, उसमें हम सब ठूठी और टंकी और कुएं की भूमिका है। उसके महान समुद्र परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। उन्होंने ही आप ही वो महान समुद्र है जिसकी बूंदें ये पूरे राजस्थान प्रांत में बिखरी पड़ी हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, मैं अपने समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से, समस्त संगठन की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां आपका पसीना गिरेगा वहां राजस्थान के हमारे कार्यकर्ताओं का खून गिरेगा। ये जो काले धन का आंदोलन आपने चलाया है, ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जो आपने चलाया है, ये व्यवस्था परिवर्तन का जो आंदोलन चलाया है, ये आंदोलन अब उपलब्धि के बहुत करीब है। एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अंग्रेजी में फोक्स का अर्थ होता है लोमड़ी। एक कक्षा में एक डीओ साहब गए इंस्पेक्शन के लिए और जाकर के बच्चों से कहा, बच्चों
ये बताओ फोक्स का क्या अर्थ होता है। तो एक बच्चे ने खड़ा होकर के कहा कि साहब गादड़ी। फोक्स का अर्थ लोमड़ी होता है, लेकिन लड़के ने खड़ा होकर के कहा कि साहब गादड़ी। तो डीओ साहब बोले शाबाश बेटा, थोड़ा सा जोर और लगा, लवई लाग रहा है, गादड़ी और लोमड़ी में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो अब तो मैं आप सबको ये आसान्वित करना चाहता हूं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज और हमारे तमाम योग शिक्षकों को, कि अब हम सब लवे लाग रहे हैं, बहुत नजदीक लाग रहे हैं। ये काला धन बहुत जल्दी इस देश में आने वाला है, भ्रष्टाचार मिटने वाला है और व्यवस्था परिवर्तन होने वाला है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, और हम सब आपके आशीर्वाद की हमेशा जो है अपेक्षा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तदुपरांत स्वामी रामदेव जी महाराज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 9 अगस्त के आंदोलन की रणनीति से अवगत कराया। भाई बहनों, अब हमें इस देश को बचाने के लिए और जगाने के लिए एक रास्ता अपनाना चाहिए, और वहां है घर घर जाकर के लोगों को बताना कि तुम्हारी क्या शक्ति है और इस देश की क्या शक्ति है। तो अब हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ मूलभूत मुद्दों को लेकर के घर घर में जाना चाहिए, गांव गांव में जाना चाहिए, गली मोहल्लों में नुक्कड़ सभाएं करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, जगाना चाहिए। क्या एक बहुत बड़ा झूठ हमारे देश में बोला जाता है, 5-7 बातें हैं, उनके ऊपर सबको ध्यान दिलाएं, उनको नोट भी कर लें। एक बात ये कही जाती है, भारत गरीब देश है। तो मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं कि भाई यदि भारत गरीब देश है तो यहां का स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है यहां का, वो करीब 70 से लेकर के 100 लाख करोड़ रुपए का, ये फ्लक्चुएट करता रहता है दरअसल शेयर मार्केट, इसीलिए वो शेयर मार्केट है। 70 से 100 लाख करोड़ का शेयर मार्केट है अपना देश का। और इस शेयर मार्केट में जो स्टॉक डिराइवेटिव मार्केट बोलते हैं, इसके बारे में जो धंधा करते हैं उनको तो पता है, ये बहुत खतरनाक काम है। क्या बोला मैंने? स्टॉक डिराइवेटिव मार्केट। ये स्टॉक डिराइवेटिव मार्केट है 340 लाख करोड़ रुपए का, लिख लेना, ये लोगों को पता ही नहीं है। 340 लाख करोड़ रुपए का स्टॉक डिराइवेटिव मार्केट, और 177 लाख करोड़ रुपए का कमोडिटी डिराइवेटिव मार्केट, जिसको अक्सर वायदा बाजार कहते हैं। आम भाषा में क्या बोलते हैं? वायदा बाजार। ये बहुत ही खतरनाक तरीके से चलता है। शेयर मार्केट करीब 100 लाख करोड़ रुपए का, कमोडिटी डिराइवेटिव मार्केट माने वायदा बाजार, जिसमें मुख्यतः 4 चीजें हैं। एक, ये जो वायदा बाजार है इसमें एग्रीकल्चर का करीब 12% हिस्सा है, गोल्ड और सिल्वर करीब 55% होता है, दूसरे माइनर दूसरे एल्युमिनियम और दूसरे मेटल्स इसमें करीब 24% होते हैं, 19% इसमें एनर्जी का बिजनेस होता है। इसमें डिलीवरी लगभग 1%, 2%, कई में तो 0% होती है। कंप्यूटर पर बैठ करके ऊपर नीचे करते रहते हैं पूरे देश को, ना कुछ लेना ना कुछ देना। और मार्केट में खरीद फरोख्त कितने की, ये जो है उस मार्केट का जो खरीद फरोख्त का जो बाजार है, साइज है, उसकी जो इकोनॉमी का साइज है, उसकी अर्थव्यवस्था का आकार है, वो 177 लाख करोड़ रुपए का इस समय है। जब मैंने भी सुना तो मेरे भी आंखें फटी की फटी रह गई।
और ये पूरी दुनिया में इतना खतरनाक खेल चलता है। आप जरा नोट करो इन चीजों को और सबको बताना कि कैसे दुनिया लूट रही है, बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। इसको बोला जाता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, पूरी दुनिया के विनाश का सबसे घातक हथियार, सबसे बड़ा कुचक्र, सबसे बड़ा षड्यंत्र। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है, इतना बड़ा कुचक्र है, इतना बड़ा चक्रव्यूह है, काला धन और ये वायदा बाजार, इससे पूरी दुनिया में ऐसा घूमता है। तो मैं केवल भारत की पहले बात करता हूं। भारत का वायदा बाजार का मैंने आकार कितना बताया? 177 लाख करोड़। ये तो एक वायदा बाजार जिसमें चार ही चीजें खाली। और ये स्टॉक मार्केट में जो वायदा का काम चलता है, डिराइवेटिव्स इसको बोलते हैं। तो ये डिराइवेटिव मार्केट स्टॉक में कितना है? 340 लाख करोड़ का। अब बाकी भारत में ये हालात क्या है, इसको भी जरा सोच लो। सबको पता है इस बात का कि हमारे यहां पर यदि 1 करोड़ की जमीन है तो एवरेज रजिस्ट्री होती है, जो स्टैंप ड्यूटी अदा की जाती है, करीब 20-25 लाख रुपए पर। बाकी क्या हो गया? बाकी ब्लैक। तो ये लैंड में जो ब्लैक मनी है वो करीब है 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। ये तो एक ही हुआ ना, लैंड। फिर उसके बाद में रियल एस्टेट, उसके बाद में सारा कंस्ट्रक्शन, ये सब जोड़ा जाए तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। ये यदि इसको एक्चुअल देखा जाए तो ये करीब 100 लाख करोड़ रुपए है। जिस देश में जमीन की खरीद फरोख्त का धंधा, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर करीब 100 लाख करोड़ रुपए का है, जिस देश के अंदर करीब 1 लाख टन सोना है, 1 लाख टन सोना हो गया करीब 300 लाख करोड़ रुपए का, जिस देश के अंदर हेल्थ में, एजुकेशन में और ड्रग्स में करीब 10-10 लाख करोड़ रुपए कम से कम है। इसको हमने पूरी तरह से कैलकुलेट किया है कि एक आदमी साल भर में औसत अपने हेल्थ पर कितना खर्च करता है। एक आदमी नशा करता है, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, कोई भी किसी भी तरह का जो नशा करता है, उसके ऊपर जब खर्चा निकाल करके देखा गया, और एजुकेशन के ऊपर, आप आम आदमी का खर्चा किन चीजों पर होता है? 3 ही चीजों पर होता है। हमारे ज्यादा से ज्यादा खर्चे हेल्थ, एजुकेशन और ड्रग्स में होते हैं। 10-10 लाख करोड़ रुपए के उसमें कम से कम खर्चे। और ये सारा मिलाकर के राजनीति में मैंने कैलकुलेट किया, नीचे से ऊपर तक इसका पूरा हमने कैलकुलेशन किया तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्योंकि पिछले ही दिनों जब आंध्र प्रदेश की 2 लोकसभा और बाकी विधानसभा की 19 सीटों के चुनाव पर 1000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। अभी की बात है। एक सीट के ऊपर औसत 50 करोड़, आप सोच भी नहीं सकते। हिंदुस्तान की राजनीति में कम से कम भी नहीं तो जो हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं उसमें जो कारोबार चलता है वो कम से कम भी नहीं तो 5 लाख रुपए औसत एक मेंबर के चुनाव का मानो। ऊपर से नीचे तक जो चुनाव होता है और उसमें एक सीट से कम 5-5 उम्मीदवार भी माने तो ये 15 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। इससे तो पूरे देश की राजनीति मतलब पूरी तरह से रसातल में जा चुकी है। अपने देश की जो कुल अर्थव्यवस्था है, मैंने जो मोटी मोटी आपको बातें बताई, ये सब ही मिला करके कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई भारत की। अभी आपको जो लिखवाए 10-10 लाख रुपए हेल्थ में, एजुकेशन में, ड्रग्स में, 10-15 लाख करोड़ रुपए मैंने आपको बताया करीब पॉलिटिक्स में, करीब 100 लाख करोड़ रुपए लैंड एंड रियल एस्टेट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और बाकी आपको ये वायदा बाजार, शेयर मार्केट और ये सब बताया आपको।
और गोल्ड मैंने बताया करीब 300 लाख करोड़ रुपए का। सारा कुल मिलाकर के कितना हो गया जी? हमारी अर्थव्यवस्था का जो साइज है, साइज ऑफ आवर इकोनॉमी, वो करीब 1000 लाख करोड़ रुपए है। कितना है? 1000 लाख करोड़। ये सारा कैलकुलेट करके बता रहा हूं। आम आदमी को यूं लगता है हमारा देश तो गरीब है। ये तो खाली वो है जो हमारी इकोनॉमी चल रही है, और इसमें गड़बड़ घोटाला बहुत हो रहा है। कितनी बैलेंस शीट पर दिखाई जाती है, कितनी नहीं दिखाई जाती। अब मैं जो है, यदि एक साधारण बात कह रहा हूं, यदि मैं इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता तो इसका मतलब क्या मेरे पास कुछ है ही नहीं? पेपर पर होना अलग बात है, रियलिटी में अलग बात है। तो वास्तविक अर्थव्यवस्था इस देश की 1000 लाख करोड़ रुपए है, जो अमेरिका से 1.5 गुनी और चीन से 2 गुनी ज्यादा है। इसलिए भारत आज भी दुनिया का कमजोर मुल्क नहीं, ये ताकतवर मुल्क। और इसमें जो भू संपदाएं हैं वो हैं 20,000 लाख करोड़ रुपए की। सबको बताना, फिर उनको ये बताना तुम गरीब क्यों हो फिर, और फिर हम क्या करना चाहते हैं तुम्हारे लिए। अपने देश में 89 प्रकार के मिनरल्स हैं, 89 प्रकार की भू संपदा, जो करीब 20 लाख करोड़ रुपए की है। और इस देश की जो अलग अलग डिफरेंट सेक्टर में करीब 1000 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था जो चल रही है। ये 1000 लाख करोड़ में से हम ये मान लेते हैं कि गरीब आदमियों के पास में करीब 100 लाख करोड़ रुपए होगा, और इस 90 लाख करोड़ में से इसको टैक्सेबल कर दें। यदि 100 लाख करोड़ रुपए गरीब आदमियों का अलग कर दो, चलो आधा अलग कर दो, तो भी 500 लाख करोड़ रुपए की तो रियल जीडीपी टैक्सेबल होनी चाहिए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी हुई? 1000 लाख करोड़। इसमें 500 लाख करोड़ रुपए छोड़ दें, टैक्स की दायरे से बाहर निकाल दें। जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, ठीक है। तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब आदमी जो पुअर पर्सन है, उनको छोड़ दिया। तो 500 लाख करोड़ रुपए इसमें टैक्सेबल कर दें यदि, और उसके ऊपर मात्र 10% टैक्स लगा दें, 10% टैक्स बस। अभी गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाती है? इनकम टैक्स 30%, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, फिर और अलग अलग प्रकार के एक्साइज आदि, फिर तमाम तरह की ड्यूटीज, जैसे स्टैंप ड्यूटी अलग है, रोड टैक्स अलग है, हाउस टैक्स अलग है, वाटर टैक्स अलग है, पेट्रोल के ऊपर कई तरह के टैक्सेस अलग हैं। और ऐसे टैक्स लगा लगा के अभी हमारे देश में बेसिक प्राइस के ऊपर कितना टैक्स है? 50 से 70% है। हम खाली 10% टैक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें चोरी नहीं होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, उसको रोकने के तरीके हैं। तो गवर्नमेंट को टैक्स आएगा करीब 50 लाख करोड़। कितना? 50 लाख करोड़ रुपए ये देश के लोगों के लिए होगा। ये देश के लिए, देश को ताकतवर बनाने के लिए, देश के लोगों को सुविधाएं देने के लिए, हेल्थ है, एजुकेशन है, उसको नौकरी है, धंधा है, बिजनेस है, और तमाम तरह की चीजों के लिए जो साधारण लोग हैं। और इसमें बेईमानी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए 5 चीजें करने की जरूरत है। 9 अगस्त का आंदोलन इसी के लिए कर रहे हैं। काला धन तो वापस लाने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे ही, और पूरे देश के सामने इनकी हकीकत रखेंगे कि यदि ये सरकार 5 कदम नहीं उठाती है तो इसका मतलब बेईमान है। आप कहेंगे जी तो लोगों को पता ही है कि बेईमान है। नहीं, अभी सबको नहीं पता है। अभी ये मुश्किल से 10, 20, 25% लोगों को पता है। जिस दिन 100% लोगों को पता लग गया, उस दिन सारे देश के लोगों की इससे घृणा हो जाएगी, इससे नफरत हो जाएगी, इसका बहिष्कार हो जाएगा पूरे देश के अंदर। हम कह रहे 5 काम कर दो भाई, देखो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। 1, सीबीआई को स्वतंत्र कर दो।
उसकी सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है, सीबीआई का डायरेक्टर, उसकी नियुक्ति निष्पक्ष हो। एक पक्ष का, एक विपक्ष का, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, 3 आदमी नियुक्ति करें बस। एक विपक्ष का नेता, एक गवर्नमेंट का पक्ष का कोई भी प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, और एक जो है प्रधान न्यायाधीश। 3 आदमी कर दे। आजकल जो भी सीबीआई, अभी देखो सीबीआई के बाद में दूसरी चीज, दूसरी करप्शन को कंट्रोल करने के लिए संस्थाएं बनाई गई, उसका नाम है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी। तीसरा, पूरे सरकार का हिसाब किताब रखने के लिए कैग, और चौथा, इनके चुनाव को ठीक रखने के लिए इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। और 5वां, अभी जो इन्होंने पूरे देश को गफलत में डाल रखा है, पूरे देश को ऐसे आंखों में धूल झोंक रहे हैं, वो लोकपाल। लोकपाल की भी नियुक्ति और निष्कासन ठीक नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं लोकपाल उन्हीं का ही चमचा बने। जैसे आज देश के लोकतंत्र के शीर्ष पदों पर वो व्यक्ति बैठे हैं जिनका जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक पार्टी के प्रति उनकी वफादारी है। ऐसा लोकतंत्र जब चलता है तो वह षड्यंत्र, कुचक्र, ऐसा लूट चक्र चलता है। इनके 5 के अध्यक्ष यदि निष्पक्ष बन जाएं, इन 5 के जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, जो इसके मुखिया हैं, इन 5 संस्थाओं के मुखिया यदि ईमानदार बन जाएं, तो इस हिंदुस्तान में बेईमानी नाम की चीज नहीं रहेगी और हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा, खाली 5 आदमी ठीक बन जाएंगे। ये 5 संस्थाएं यदि स्वतंत्र हो जाएं, निष्पक्ष हो जाएं, इन 5 संस्थाओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष बना दिया जाए, तो हिंदुस्तान में बेईमानी नाम की चीज नहीं रहेगी। अभी इन 5वीं संस्था तो प्रोसीजर में है। 4 संस्थाओं की जो मुखिया हैं वो सरकार के कठपुतली हैं, और यदि कोई दाएं बाएं चलने की कोशिश करता है तो उसको कई तरह से उसका हरासमेंट किया जाता है। अब कहते हैं बाबा तुझे क्या तकलीफ है? दरअसल मुझे दिखता है, आप आम लोगों को दिखता नहीं, और दिखता ही नहीं है। वो मुझे दिखाई तो देता ही है लेकिन वो सहा नहीं जाता है, और मैं उस पीड़ा को जुबान पर ले आता हूं, यही मेरी परेशानी। वो हरियाणा में बोला ना भाई, मैंने बेरा पाट गया, मैंने रुक्का पाट दिया, यो ही मारो दुख है। मुझे पता लग गया और मैंने उसको कह दिया कि भाई देखो ये हो रहा है देश में। हमारे इस लड़ाई के 5 पहलू हैं, नोट कर लो सब। इस लड़ाई के 3 तो मुद्दे हैं। 3 मुद्दे तो सभी को पता है ना, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन। 5 तो पहलू हैं, 3 मुद्दे हैं। ये काला धन करीब 400 लाख रुपए देश को दिलाना है, भ्रष्टाचार मिटाना, उसके मिटाने के प्रोसीजर की अभी मैंने थोड़ी सी बात की। काला धन वापस कैसे आएगा? आर्थिक पारदर्शिता से, और उसमें सबसे बड़ी बाधा है बैंक और बैंकर्स। वो एक ही चीज ठीक करो तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। और ये साम्राज्यवादी, पूंजीवादी जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था चल रही है, पूरी दुनिया के जल, जंगल, जमीन, भू संपदा और अर्थव्यवस्था, इसके ऊपर कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग एकाधिकार स्थापित कर चुके हैं, और सारी दुनिया की सुख सुविधाएं कुछ चंद लोगों की मुट्ठियों में कैद होकर के रह गई हैं। इस साम्राज्यवादी अन्यायपूर्ण व्यवस्था के स्थान पर न्यायपूर्ण व्यवस्था चाहते हैं, मानवतावादी व्यवस्था चाहते हैं। यह व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ व्यापक समझ में आया? हमारे आंदोलन के 3 मुद्दे क्या हैं? काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन को थोड़ा व्यापक कहो तो साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, बाजारवादी, उपभोक्तावादी,
भोगवादी भौतिकवादी व्यवस्था के स्थान पर हम एक न्यायपूर्ण व्यवस्था चाहते हैं, जिससे सबको आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले। वो विकेंद्रित विकासवाद, वो आध्यात्मिक समाजवाद हम चाहते हैं। ये है हमारा कुल सिद्धांत, ये हमारी आइडियोलॉजी। बोला जाता है ना भाई, आपका आंदोलन, इसकी आइडियोलॉजी क्या है? व्हाट इज योर आइडियोलॉजी? व्हाट इज योर प्रिंसिपल? आपका प्रिंसिपल क्या है? आपका सिद्धांत क्या है? हमारी आइडियोलॉजी क्या है? अब जैसे आज इन पॉलिटिकल पार्टियों की आइडियोलॉजी क्या है? जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनकी आइडियोलॉजी, इनके प्रिंसिपल क्या है? सत्ता और संपत्ति। वो दो इनकी आइडियोलॉजी हैं। हमारी आइडियोलॉजी क्या है? हमारी आइडियोलॉजी है काला धन दिलाना, भ्रष्टाचार मिटाना और इस साम्राज्यवादी व्यवस्था के स्थान पर जो अन्यायकारी है, शोषणकारी है, उसके स्थान पर न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना। ये तो 3 तो मुद्दे थे। और 5 पहलू क्या है अपने इस आंदोलन के? पहलू, 5 मोर्चे, 5 इसके आयाम, 5 एस्पेक्ट्स अंग्रेजी में बोले तो उसको। 5 पहलू क्या है? एक है आध्यात्मिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है आर्थिक, चौथा है राजनैतिक और 5वां है वैश्विक। सबको बताओ। ये बातें घर घर जाके काउंसलिंग कर दो। मेरे से कहते बाबा ये देश कैसे जगेगा? मैंने कहा देश ऐसे जगेगा। घर घर जाओ, सबको बताओ। जो तुम्हें पता लगा है, तुमने तो मुझसे सीख लिया है काफी सुन सुन के, उसको और थोड़ा याद भी कर लो। मेरे भीतर पीड़ा क्यों है? आपके भीतर पीड़ा क्यों है? जो मेरे भीतर, जो आपके भीतर पीड़ा है, यही पीड़ा, यही दर्द, यही स्वाभिमान, यही जोश और जुनून सबके भीतर जगा दो, तो सारा देश अपने साथ खड़ा हुआ होगा। 5 मुद्दे पता लगे क्या है? बोलो तो। पहला आध्यात्मिक, 5 मुद्दे, 5 मोर्चे, 5 पहलू, आयाम, 5 एस्पेक्ट्स क्या है? आध्यात्मिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा आर्थिक, चौथा राजनीतिक और 5वां वैश्विक पहलू है इस आंदोलन का। आध्यात्मिक पहलू तो यह है जो हमारे ऊंचे मूल्य, आदर्श, परंपराएं, संस्कृति, सभ्यता सब ध्वस्त हो रही है, नष्ट हो रही है, ढह रही है, गिर रही है, मिट रही है, नष्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है। हम सब ऋषि पुत्र, कितना ऊंचा था हमारा चरित्र, कहां खड़े हो गए? तो हर गांव गली मोहल्ला में योग की क्लास लगाना बंद नहीं होनी चाहिए। बढ़ो चारों तरफ योग 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 योग। जब होगा तब ये भोग, तब ये आपाधापी, तब ये वितृष्णा, तब ये लोभ लालच, तब ये बेईमानी तब मिटेगी। आदमी जब तक अच्छा नहीं बनेगा तब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो आदमी आदमी बनेगा, इंसान इंसान बनेगा योग से, अध्यात्म से। दूसरा सामाजिक मुद्दे, सामाजिक आर्थिक विषमता कितनी है देश के। समाज में बहुत से पहलू, भाषा से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के, पर्यावरण से लेकर के, जल जंगल जमीन से लेकर के, अपनी जड़ी बूटियों से लेकर के, अपने खेत से लेकर के और अपने पेट तक जुड़े हुए मुद्दे हैं। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स डाल डाल करके खेतों को जहरीला बना दिया। आदमी के शरीर में भी कैंसर जैसी बीमारी, ऑटोइम्यून डिजीज, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर और चमड़ी की ऐसी भयंकर भयंकर बीमारियां। बच्चे पैदा होते ही अपंग हो रहे हैं, पैदा होते आंखों पर चश्मा, पैदा होते बच्चों को डायबिटीज, पैदा होते हार्ट की बीमारी, पैदा होते बच्चों को कैंसर, पैदा होते बच्चों को ब्रेन ट्यूमर, पैदा होते ही किडनी फेलियर। क्या करोगे? मंगोल बच्चे, अपंग बच्चे, खेत से लेकर के पेट तक बीमारियां, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, हर घर में कैंसर होने जा रहा है। अभी इसका बेस तैयार हो चुका है। अभी करीब करीब हिंदुस्तान में 100 में से 1 आदमी को कैंसर हो चुका है, जिसमें करीब 25 व्यक्तियों को डायग्नोज हो चुका है। बाकी सबकी रिपोर्ट कराएंगे तो 100 में से 1 को कैंसर मिलेगा। अर्थात एक्चुअली इस देश में 1 करोड़ के करीब कैंसर के रोगी हैं, जिसमें 25 करोड़ के करीब लोग तो हॉस्पिटलों में हर साल इलाज करवाते हैं, जिसमें करीब इलाज करते करते 10 लाख लोग मर जाते हैं। वेटिंग लिस्ट में उतने ही और नए सम्मिलित हो जाते हैं।
तो हर समय हॉस्पिटलों के जो चक्कर काट रहे लोग हैं कैंसर के इलाज के चक्कर में, वो कितने हैं? करीब 25 लाख। जो मरने वाले हैं वो करीब 10 लाख। बीपी के रोगी करीब 10 करोड़, शुगर के रोगी करीब 10 करोड़, 10 करोड़ वेटिंग लिस्ट में हैं। ऐसे ही बाकी बीमारियां, ये सब कहां से आई? ये खेत से आई। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स डाल डाल के खेतों को जहरीला बना दिया, गौ माता को कत्ल खाने में पहुंचा दिया। गौ माता, धरती माता पेट से, खेत से, खलिहान से, तुम्हारे घर परिवार से जुड़े हुए मुद्दे, बच्चों के एजुकेशन से जुड़े हुए मुद्दे, भाषा से जुड़े हुए मुद्दे। कोई दुनिया का सभ्य देश अपने नागरिकों को विदेशी भाषा में नहीं पढ़ाता है। जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, यूरोप पूरा का पूरा, चीन पूरा का पूरा, और रसिया पूरा का पूरा, अफ्रीका पूरा का पूरा, सभी दुनिया के देश अपने देश की भाषा में शिक्षा देते हैं अपने देश के बच्चों को। अपने देश में अपने देश की भाषा का जितना तिरस्कार है उतना दुनिया के किसी देश में नहीं। यदि भारत में भारतीय भाषाओं में भारत के बच्चों को पढ़ने का अधिकार होता तो इस देश में जो साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, आम लोग हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस होते, उनकी भी व्यवस्था में बराबर की भागीदारी होती, उनकी भी तरक्की होती, उनकी भी खुशहाली होती। विदेशों में जमा काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन के लिए 4 जून से 8 अगस्त तक ग्राम सभा से लोकसभा तक चल रहे अभियान के अंतर्गत 9 अगस्त को 6,38,365 ग्राम पंचायतों और 2,32,000 ग्राम सभा से हस्ताक्षर किए हुए समर्थन पत्र प्रधानमंत्री जी को सौंपे जाएंगे। मांगे नहीं मानी जाने पर 9 अगस्त से ही शुरू होगा आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो की भांति। इस बार मैं तो अपने जीवन की अंतिम आहुति देने के लिए आ रहा हूं। आप भी अपनी ग्राम पंचायत व ग्राम सभा से इस आंदोलन को समर्थन के लिए हमें संपर्क करें। काला धन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़ने एवं समर्थन करने के लिए 022-330-81122 पर मिस कॉल करें। कुछ चंद लोगों का संपूर्ण व्यवस्था के ऊपर भी एकाधिकार हो गया है। सामाजिक मुद्दे बहुत हैं। मैंने कहा जल, जंगल, जमीन, भू संपदाएं, अलग अलग इतने मुद्दे हैं। सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है, वनवासियों का, आदिवासियों का, दलितों का, वाल्मीकियों का, सवर्णों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, सबके इतने इतने मुद्दे। हर दिन लोग सड़कों पर रहते हैं। इन सारे सामाजिक समस्याओं का समाधान है न्यायपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए शासन का। ये साम्राज्यवादी व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। आर्थिक मुद्दे मैंने आपको बताए, काला धन, भ्रष्टाचारी, सब आर्थिक मुद्दे हैं सारे। और राजनीतिक मुद्दा यह है कि जब तक देश में एक अच्छा प्रधानमंत्री और कम से कम 400 एमपी अच्छे चुन करके नहीं जाएंगे तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। एक अच्छा प्रधानमंत्री भी चुन करके चला जाए तो भी हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकता है और पूरी दुनिया का फिर से ये सिरमौर हो सकता है। सब चीजों को राजनीति नियंत्रित करती है। जो भी आज हिंदुस्तान चल रहा है उसमें सबसे ऊपर है पॉलिटिक्स। राजनीति सारे तंत्र का निर्माण करती है। देश के कानून कैसे होंगे, देश की व्यवस्था कैसी होगी, देश की सेना कैसे चलेगी, देश का एजुकेशन सिस्टम कैसे चलेगा, देश की हेल्थ व्यवस्था क्या होगी, देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के हेल्थ एजुकेशन से लेकर के देश के सैन्य शक्ति तक, मिलिट्री पावर, मनी पावर, सबको कंट्रोल कौन करता है? सरकार। मिलिट्री पावर से लेकर के मनी पावर, दो ही तो पावर होती है सबसे बड़ी। ये मिलिट्री पावर और मनी पावर, इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको कंट्रोल करती है पॉलिटिक्स, सरकार। वो राजनीति जो सबको नियंत्रित करती है खुद अनियंत्रित है। यह है गड़बड़। तो इसलिए 5 पहलू है अपने इस आंदोलन के।
तो सबसे जाकर के बताना भाई, जब ये भारत स्वाभिमान के 3 मुद्दे पूरे हो जाएंगे, 5 पहलुओं पर जब एक न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, लोकतंत्र में माना राजनीति सब कुछ को नियंत्रित करती, इस राजनीति को नियंत्रित कौन करती है? राजनीति को नियंत्रित करती है जनता। इसलिए हमारे साथ देश की जनता है और जनता को हम जगाएंगे और जनता को हमने बदल दिया तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। ये काम करना है, इसको बोलते हैं आंदोलन। जनता को जगाया जाता है आंदोलन से, मूवमेंट से। और मूवमेंट यदि 1% लोग किसी मूवमेंट में जुड़ जाएं, 1% लोगों की भागीदारी मूवमेंट में हो जाए तो मूवमेंट कामयाब होता, सक्सेस होता है। तो अपने मूवमेंट से तो 1% से ज्यादा तो कार्य करता ही है। बाकी जो जनता है वो तो हमारे साथ में 99% हो जाएगी, कुछ हो चुकी है, कुछ हो जाएगी। उसको बताना है कि वो कहेगा इससे मुझे क्या मिलेगा ये काम पूरा होने पर। तो भाई तेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा उसको हेल्थ मिलेगा, किसान को अच्छा उसकी फसल की कीमत मिलेगी, उसके खेत को पानी मिलेगा। जैसे अभी हिंदुस्तान में चारों तरफ क्या है? सूखा सूखा। खाली 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए। कितना? 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए। रिवर लिंकिंग, वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पूरा जल प्रबंधन का काम करने के लिए कितना पैसा चाहिए? खाली 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ खर्च कर दो, 12 महीने किसान के खेत को क्या मिलेगा? पानी। 5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दो, पूरे हिंदुस्तान को 24 घंटा मिलेगी बिजली। 10-1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दो, हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई हॉस्पिटल की कमी नहीं रहेगी, बीमार होते उसको इलाज हो जाएगा। 10 लाख करोड़ रुपए और खर्च कर दो, सबके बच्चों को समान शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्रपति का बेटा हो या रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, एक जैसी शिक्षा मिले। बच्चे ने क्या कोई पाप थोड़ी किया है भाई? ये सारा काम तो बंद हो जाएगा। हिंदुस्तान को अच्छा बनाने के लिए मात्र 100 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। कितने की जरूरत है तत्काल? 100 लाख करोड़ रुपए मिल जाए तो पूरे हिंदुस्तान में क्या आ जाएगी? खुशहाली, पूरे हिंदुस्तान की तरक्की। किसान हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, उनके सबको हाथों को काम मिल जाएगा, सबको रोजगार मिल जाएगा। दलित हैं, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासी, सवर्ण हैं, पिछड़े हैं। अब सवर्णों में भी तो बहुत गरीब है, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, सब में सबकी हालत खराब है। ये तो मैंने कहा ना, ये जो पूरी व्यवस्था चल रही है इसको साम्राज्यवादी पूंजीवादी व्यवस्था बोलते हैं। इसमें 1% लोग सुखी होते हैं, बहुत ज्यादा 10-20% लोग सुखी रहने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, जिनको मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कहते हैं। बाकी 80% लोग तो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। कैसे बचेगा हिंदुस्तान? तो ये बात लेकर के कहां जाना है आपको? घर घर, गांव गांव जाना है। गांव गांव, घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जाकर के सबको बताना, वहां शिविर लगाना। देखो ये जागरूकता का काम, जागरण का काम, वक्त वक्त पर हमेशा आंदोलन के तौर तरीके बदलते रहते हैं, आंदोलन के मुद्दे बदलते रहते हैं। आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, गांव कैसे बचेगा, हमारे घर कैसे बचेंगे, किसान कैसे बचेंगे, बच्चे कैसे बचेंगे, जवान कैसे बचेंगे, ये हिंदुस्तान कैसे बचेगा? कि हमारा देश गरीब, कितना रुपए की अर्थव्यवस्था है हमारे देश की? 1000। और भू संपदाएं कितनी है अपने देश में? 20 लाख करोड़ नहीं, 20,000 लाख करोड़ की। तो गरीब क्यों हैं हम? गरीब इसलिए हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं, सिस्टम ठीक नहीं, वितरण ठीक नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली ठीक नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, व्यवस्था। ये हम सुखी क्यों नहीं है फिर?
हम सुखी क्यों नहीं हैं, हम गरीब क्यों हैं? तो व्यवस्था ठीक नहीं, वितरण ठीक नहीं, देश में कानून ठीक नहीं, देश की नीतियां ठीक नहीं। नीतियों को कौन बनाता है? नीतियों को बनाते हैं सरकारें, पॉलिसी। हमारी नीतियां, आर्थिक नीतियां, हमारी आर्थिक नीति, हमारी शिक्षा नीति, सरकार की नीतियां, जब हमारी विकास की नीतियां, जो नीतियां मुख्य रूप से, एक तो हमारी विकास की नीतियां, एक हमारी आर्थिक नीतियां, उसको बड़े रूप में बोलो तो 90% लोगों की बचत का पैसा लग रहा है। जो बड़े लोग हैं, सामान्य लोगों का तो ठीक है, जो 2 तोला 2 तला लाया नहीं, जो बड़े लोग हैं उन्होंने अपना पैसा फंसा दिया सारा गोल्ड में। ये 300 लाख करोड़ रुपए यदि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, देश की मिलिट्री पावर इसमें लगता तो हिंदुस्तान कितना खुशहाल होता। सब ठोक दिया किसमें? सोने में। सब ठोक दिया किसमें? लैंड में। और बचा खुचा किसमें ठोक दिया? दारू बनाने में, बीड़ी बनाने में, सिगरेट बनाने में, आदमी बनाने में नहीं। किसमें लगा दिया पैसा? दारू बनाने में लगा दिया। अब आदमी बनाने में पैसा नहीं लगा, देश को बनाने में पैसा नहीं लगा। देश को बर्बाद करो, आदमी बर्बाद करो, क्या करो? दारू पिलाओ, बीड़ी पिलाओ, सिगरेट पिलाओ। तो आदमी बनाने में पैसा नहीं लगा, दारू बनाने में लगा है। दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब का की जो इंडस्ट्री है वो है करीब 10 लाख करोड़ रुपए। देखो, हर समाज के अंदर कुछ लोग नशा करते हैं, लेकिन नशा करने वाला 100 में 1 हो तो चलेगा, बस 1 भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इतने, मतलब उनके पता नहीं कौन से किस जन्म के संस्कार लेके आते हैं। तो पैसा कहां लगा हुआ है? लैंड में, गोल्ड में पैसा लगा हुआ है, बीड़ी, सिगरेट, शराब बनाने में। ये पैसा लगना चाहिए देश को बनाने में, पैसा लगना चाहिए आदमी के निर्माण में, पैसा लगना चाहिए इंडस्ट्री में, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, रिसर्च में। ये सेक्टर हैं जहां पैसा लगना चाहिए। पैसा लग गया पॉलिटिक्स में, पैसा लग गया नक्सलवाद में, पैसा लग गया वायदा बाजार में। 177 लाख करोड़ रुपए है मेरे भगवान। 340 लाख करोड़ रुपए स्टॉक डिराइवेटिव मार्केट। ये यहां पैसा, ये 1 रुपए भी नहीं लगना चाहिए यहां, ये 0 होना चाहिए वायदा बाजार में। तो अब आपको बोलना है कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, बस ये लोगों को जाके समझाना। तो 9 अगस्त का दिल्ली में ऐतिहासिक और निर्णायक आंदोलन इस रूप में होगा कि लाखों लोग तो दिल्ली में जमा होंगे। 9 अगस्त से शुरू होगा, एक दिन का नहीं है, चलेगा लंबा। कितने दिन? जब तक ये बात पूरी नहीं हो जाएगी। बात 2 तरह से पूरी होगी, या तो ये सरकार करेगी, और नहीं तो ये सारे देश के सामने सच पहुंच जाएगा उतने दिनों में। जब वहां ये लाखों करोड़ों लोगों का मेला लगेगा तो सारे देश के अंतिम व्यक्तियों तक बात जाएगी और पूरे देश की सरकार से घृणा और नफरत हो जाएगी और इसका बहिष्कार हो जाएगा। या तो ये करेगी, या ये गिरेगी, या मरेगी। ये है इस आंदोलन का पूरा कैलकुलेशन। अब समझ में आई बात? या तो ये करेगी और नहीं करेगी तो इससे नफरत हो जाएगी, ये विश्वास खो देगी लोगों का। यही काम तो होना चाहिए। हमें जनता को अपनी ताकत का एहसास दिलाना है और भारतवासियों को भारत की ताकत का एहसास कराना है। दोनों ही अपनी ताकत भूले बैठे हैं, इसलिए हम कमजोर अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। हमको लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो अब सारा हिंदुस्तान 9 अगस्त को दिल्ली की तरफ आ रहा है। तो भाई राजस्थान की भागीदारी उसमें सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। अरे एक एक अपने साथ 1000 लेकर के पहुंचना,
क्या दिक्कत हो रही है भाई? देखो, घर में काम करोगे तो क्या मिलेगा? नौकरी धंधा बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी जो भी कर लोगे 100 200 500 1000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और भाई दिल्ली आओगे तो 400 लाख करोड़ रुपए वापस आने का रास्ता खुलेगा। 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाएं बचेंगी। और ये आर्थिक व्यवस्था ठीक हो गई तो 50 लाख करोड़ रुपए हर साल देश को विकास के लिए मिलेगा। हिंदुओं को, मुसलमानों को, मजदूरों को, कारीगरों को, वाल्मीकियों को, वनवासियों को, आदिवासियों को, सवर्णों को, किसानों को, सबका समाधान तो इससे है। अभी ये क्या करते हैं? अभी ये कुछ ऐसी ऐसी योजनाएं बता देते हैं कि बोले हम 1 रुपए किलो चावल दे देंगे, 2 रुपए किलो गेहूं दे देंगे। हम तो कहते हैं ये काला धन वापस दे दो, हम तो सारे हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मुफ्त में ही भंडारा करवा देंगे। मुफ्त में। पूरे गरीब आदमी को जरूरत ही कहां पड़े, बेचारे के पास खाने का अधिकार तो सबका बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है वो। तो ये लोगों को 1 रुपए किलो गेहूं 2 रुपए किलो चावल दे करके वोट लेना चाहते हैं ना, तो हम कहेंगे भाई तुम्हें फ्री में तो भोजन देंगे और ये पैसा आ गया ना हिंदुस्तान का वापस, तो एक एक परिवार को लाखों लाखों रुपए भी दे दोगे तो भी सब लखपति हो जाएंगे, किसी के घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी। कुछ पैसे विकास में लगा दो, कुछ पैसे सीधे दे दो। 2 तरह से पैसा दिया जाता है। एक विकास योजनाओं के माध्यम से, गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है अंततोगत्वा वो कहां जाता है? प्रजा के पास। गवर्नमेंट मनी इज पब्लिक मनी। कैसे? गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है तो तनख्वाह के रूप में, या फिर वो सड़क बनाते हैं, या वो बिजली बनाते हैं, या वो स्कूल कॉलेज चलाते हैं। जो भी पैसा होगा गवर्नमेंट का पैसा कहां आना चाहिए? जनता के पास। वो तो खाली बीच में प्रबंध करने के लिए है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। खैर ये और आगे की एजुकेशन है। तो ये सारा पैसा कहां आएगा? या तो सर्विसेज, या तो सेवाओं के माध्यम से काम करा करके इनको दे दो, या कुछ पैसा इतने गरीब हैं उनको डायरेक्ट दे दो, जो भूमिहीन है, साधनहीन है, गरीब हैं, जिनको सिर ढकने के लिए छत नहीं, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं, जिनको कुछ भी नहीं है, जिनके पास कुछ, मैं तो कहता हूं कुछ डायरेक्ट दे दो, कुछ इनडायरेक्ट। मेरे से बोले बाबा ये होगा कैसे काम? तो ये ऐसे होगा ये काम। ये तो इतना धन दौलत है, ये ऐसे ऐसे दबा पड़ा है तुमको पता भी नहीं। अभी जो मैंने बातें बताई ये पता थी तुम लोगों को, कुछ कुछ तो सुन रखी थी, लेकिन मैंने उसको निचोड़ रूप में बताया। ऐसे ही जब आप सबको जाकर के बताएंगे तो बोलो सारा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा होगा या नहीं? बोले बाबा ये बात बता देंगे फिर तो खड़ा हो जाएगा। तो यही काम करना है। फिर उनको बोलो भाई ये काम करने के लिए अब तुमको कहां आना है? 9 अगस्त को दिल्ली आना है। कितने दिन के लिए? बोले 5-7 दिन के लिए आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 5-7 दिन तो हम कोई अनुष्ठान में भी लगाते हैं, राम कथा और कोई भागवत कथा भी करते हैं तो भी लगा देते हैं। लोग कावड़ लेने जाते हैं तो 15-15 दिन लगा देते हैं। तो जब तुम राम कथा में 7 दिन लगा सकते हो, 9 दिन लगा सकते हो, भागवत कथा में 9 दिन लगा सकते हो, तो ये तो पूरे राष्ट्र की व्यथा दूर करने का काम है। इसमें यदि 7 दिन 5-7 दिन 9 दिन लग गए हैं तो ये तो राष्ट्र की व्यथा दूर करने वाली कथा हो रही है अब 9 अगस्त से। तो अब लोगों को संगठित भागीदारी तय करनी है, बस उनको फिर प्रशिक्षित करना है। और हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो बस लोगों को तैयार करो कि अपना अधिकार पाने के लिए कहां आना है? दिल्ली, देश को बचाने के लिए। ये है लबो लबाब पूरा। अब ये जब घर घर जाकर के आप लोग बताओगे तो एक इतिहास बनेगा 9 अगस्त को। अब बात समझ में आई? या तो ये सरकार करेगी, नहीं तो
5-7 दिन 9 दिनों में पूरे हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगा कि ये सरकार क्या है। तो अब संकट हमारा नहीं, 9 अगस्त को संकट इनके ऊपर आने वाला है। अब उनको जवाब देना मुश्किल होगा। हम तो हम जो गलत कह रहे हो तो हमको फांसी पर लटका दो ना। हम यदि गलत कह रहे हैं तो दुनिया के कानून में जो सख्त से सख्त सजा है वो दे दो हमको, लेकिन यदि हम सच कह रहे हैं तो देश का हक देश को दे दो। ये तो सच्चाई दरअसल पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता, जिसको पता होती वो कह नहीं पाते हैं। अब 9 अगस्त को जब ये सच्चाई पूरे देश के सामने जाएगी तो या तो ये सरकार तर जाएगी या सत्ता से या करेगी गिरेगी, 2 ही काम है। तो ये चीज होनी है 9 अगस्त को। हमारी तो दोनों तरफ विजय है, सरकार करे तो भी भला और ना करे तो भी देश का भला होगा, इससे मुक्ति मिल जाएगी। सरकार करेगी तो भी भला, नहीं करेगी तो भी। अब इस बार संख्या कम नहीं रहनी चाहिए। दरअसल इनको सबसे डर ज्यादा इसी से लगता है। जैसे वो पुराने जमाने में कथाएं सुनते थे ना, फला राजा के प्राण उसमें रहते थे, फला उसके प्राण उसमें रहते थे, तो उस जीव की गर्दन मरोड़ी तो वो राजा की गर्दन लटक गई। तो इन सिंहासनों पर बैठे लोगों के प्राण देश की जनता में हैं, और जनता जिस दिन खड़ी हो गई सड़कों के ऊपर, उस दिन इनके प्राण अपने आप ही निकल जाएंगे। इनमें है ही क्या, ये तो मरे पड़े हैं। जिस आदमी के अंदर ईमान नहीं होता वो तो ऐसे मरा पड़ा होता है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद किसी का बुरा करना नहीं है, हमारा वो इनसे खानदानी बैर थोड़ी है। तो रोज ये बहस होती है, सन्यासी को क्या करना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए। अरे जनता को वही करना चाहिए जो हमारे बड़े करके गए, और सन्यासी भी आपके बीच से ही तो आते हैं, कोई आसमान से थोड़ी टपकते हैं। तो हम सब भी सन्यासी होने से पहले भारत माता की संतान है, ऋषियों की संतान है, वीर वीरांगनाओं की संतान है, और जो अपने बड़ों ने किया वही सही रास्ता है। उसके अलावा तो सब पाप के रास्ते हैं, कुपथ हैं, सतपथ वही है। महाजनों येन गता सपंथा। तो ये आपको 9 अगस्त के आंदोलन के बारे में जानकारी थी। तो 9 अगस्त का आंदोलन निर्णायक होगा, ऐतिहासिक होगा। काले धन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, और इस साम्राज्यवादी अन्यायपूर्ण शोषणकारी व्यवस्था के स्थान पर न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू करने के लिए, और उसमें सबको एक बड़ी भागीदारी निभानी है। अब आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूं। आंदोलन के 5 आयाम, आंदोलन के 5 पहलू, आंदोलन के 5 मोर्चे, आंदोलन के 5 जो पक्ष हैं, 5 एस्पेक्ट हैं, वो क्या है बोलो? आध्यात्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक समझ में आ गया ना? ठीक है। सामाजिक, सामाजिक क्या है? सामाजिक पक्ष क्या है? जल, जंगल, जमीन, भू संपदाओं से, खेत से, पेट से लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, जितने भी सोशल एस्पेक्ट है, सोशल इश्यूज। आप अंग्रेजी में बोलो तो घनी समझ में आवे लोगों ने। घर परिवार से लेकर के और इस जितने भी प्रकृति से जुड़े हुए पहलू हैं, समाज से जुड़े हुए जितने भी पहलू सोशल इश्यूज के अंदर आते हैं। ये बहुत बड़ा पक्ष है सोशल रिफॉर्म का। फिर तीसरा आर्थिक, इकोनॉमिक रिफॉर्म। आर्थिक पक्ष क्या है? करीब 400 लाख करोड़ रुपए देश को वापस दिलाना, और करीब 20 लाख करोड़ रुपए की जो भू संपदाएं हैं उनको लूटने से बचाना, और इस देश में जो पूरा
जो अंडरग्राउंड इकोनॉमी चल रही है उसको ओपन में लाना। अच्छा, देश गरीब है कि अमीर? यदि देश अमीर है तो फिर हम गरीब क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? क्योंकि देश की व्यवस्था, क्योंकि देश की नीतियां, क्योंकि देश की विकास की योजनाएं और देश की जो है आर्थिक इकोनॉमिक पॉलिसीज ठीक, और ये देश की विकास की योजनाएं इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन बनाते हैं? सरकार। उसको करना पड़ेगा असरदार, ठीक करना पड़ेगा। देश के दो सबसे बड़े दुश्मन जिनको ठीक करने की जरूरत है, जिन्होंने सारा गड़बड़ कर दिया है, देश में सारी आर्थिक अनियमितता, सारी लूट के कारण है। एक तो बैंक और बैंकर्स। बैंकिंग गोपनीयता पूरी तरह से खत्म करनी पड़ेगी। सारा गड़बड़ झाला ये बैंकिंग गोपनीयता से हो रहा है। कुछ कामों को तुरंत ठीक करना पड़ेगा हिंदुस्तान में। वायदा बाजार के ऊपर तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए, और ये बैंकिंग गोपनीय, देखो 5 चीजें हैं जिससे ये सारी आर्थिक अनियमितता होती है। इकोनॉमिक इलीगलिटी, इमोरलिटी, इकोनॉमिक इम्बैलेंस, आर्थिक असंतुलन, अनियमितता, आर्थिक लूट, सब के कारण एक तो बैंकिंग सिक्रेसी लॉज सबसे पहले खत्म होनी चाहिए। दूसरा, हवाला तुरंत खत्म होना चाहिए। तीसरा, बड़े पैसे, बड़ी मुद्रा तुरंत खत्म होनी चाहिए। ये जो ठीक करने के तरीके बता रहा हूं, ये गड़बड़, मैंने कहा ना, देश की व्यवस्था ठीक नहीं है, देश की पॉलिसीज ठीक नहीं है, नीतियां ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है। और गोल्ड के ऊपर सरकार का पूर्ण नियंत्रण आना चाहिए। गोल्ड और बड़ी मुद्रा, ये दोनों ही बड़े खतरनाक हैं। दो चीजों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी चलती है, गोल्ड और बड़ी मुद्रा। इसके ऊपर पूरा कंट्रोल आना चाहिए। लोगों के पास 10-20 तोला है, उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए। जो लोग टनों में, क्विंटलों में लेकर के बैठे हैं ना, क्विंटलों और टनों में जो लेकर के बैठे हैं, उनकी बात कर रहा हूं। ये बहुत खतरनाक खेल है। खैर, और गलत जगह पैसा नहीं लगना चाहिए। गोल्ड में, लैंड में जितना इन्वेस्टमेंट है उसका 10% ही होना चाहिए। ड्रग्स में जितना है उसका 1%, और वो भी, उसको भी प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। इसमें तो ड्रग्स को तो सरकारी दृष्टि से इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, सबके ऊपर पूरी। 2 चीजों पर पूरी पाबंदी, वायदा बाजार और ड्रग्स। इसके ऊपर जिस दिन पूरी पाबंदी लग गई, और पॉलिटिक्स में जो पैसा, उसका खेल खत्म करने के लिए चुनाव सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनाव सुधारों की बहुत जरूरत है। ये पैसा तो पूरा ही खत्म होना चाहिए, पॉलिटिक्स वाला, तो जाकर के देश अच्छा बनेगा। विदेशों में जमा काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन के लिए 4 जून से 8 अगस्त तक ग्राम सभा से लोकसभा तक चल रहे अभियान के अंतर्गत 9 अगस्त को 6,38,365 ग्राम पंचायतों और 2,32,000 ग्राम सभा से हस्ताक्षर किए हुए समर्थन पत्र प्रधानमंत्री जी को सौंपे जाएंगे। मांगे नहीं मानी जाने पर 9 अगस्त से ही शुरू होगा आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो की भांति। इस बार मैं तो अपने जीवन की अंतिम आहुति देने के लिए आ रहा हूं। आप भी अपनी ग्राम पंचायत व ग्राम सभा से इस आंदोलन को समर्थन के लिए हमें संपर्क करें। काला धन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़ने एवं समर्थन करने के लिए 022-330-81122 पर मिस कॉल करें।